अस्सलाम वेलकम टू द गीक्स ऑफ एग्जॉट एंड हमारा ही दूसरा पॉडकास्ट है सीरीज में। और पहला वाला समी भाई और मैंने ऐसी रैंडमली डिस्कस कर लिया था। वो हमारा कुछ प्लान नहीं था स्पेसिफिक कोई टॉपिक पे खास, लेकिन ये सेकंड पॉडकास्ट हमारा जो कि प्रॉपर हम लोग किसी टॉपिक और गेस्ट के साथ शूट कर रहे हैं। तो मेरा नाम ऐसे शकीब है, सही है। और आई एम द सिटी ऑफ एग्जॉट, मेरे साथ समी द सीईओ ऑफ एग्जॉट एंड असद नईम द को फाउंडर ऑफ फॉर स्टूडियो। थैंक यू सो फॉर हैविंग अस। हमारा दूसरा पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा वैसे टॉपिक मोस्टली सराउंड करेगा डीफाई के ऊपर एंड द सिचुएशंस और द करंट स्टैंडिंग्स और डीफाई इन द करंट वर्ल्ड। सो मेरा पहला क्वेश्चन असद नहीं आपसे है और मैं पूछना चाहता हूँ कि आप क्या इथेरियम मैक्सिमलिस्ट हैं? नॉट नेसेसरली। नॉट नेसेसरली। यस। डिफाइन कैसे करेंगे मैक्सिमलिस्ट को? मैं इस तरह डिफाइन करूँगा कि जिस तरह इफ़ यू बिलीव के इथेरियम के अलावा कोई चेन एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, और सेकेंडली कि इथेरियम इज़ द आंसर टू एवरीथिंग, तो आई नॉट नेसेसरली बिलीव इन दिस थिंग। सो आई डू बिलीव, जैसे कि आप शकीब आपको आगे जाके शायद इंट्रोड्यूस भी करवाएं नुवान के साथ, तो मी एंड माय ऑर्गेनाइजेशन डू बिलीव इन लेयर 2 सॉल्यूशंस एंड स्टफ। लेकिन लेयर टू पे भी आप बिलीव कर सकते हो, लेकिन साथ में मैक्सिमलिस्ट भी हो सकते हो। हाँ, क्योंकि मेरी आज एक अपने कोलीग से हम लोग बात कर रहे थे मैक्सिमलिज्म के ऊपर, तो हम लोग ये इस पे पहुंचे थे कि अगर हम लोग किसी चीज़ पे फर्म बिलीव नहीं रखेंगे तो हम उस चीज़ को सक्सेसफुल कैसे बनाएंगे। लाइक अगर आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में काम कर रहे हो, तो अगर आप उसके ऊपर हार्ड बिलीव ही रखोगे कि यार ये चीज़ ही चलेगी मार्केट में, तो आप फिर उसको फुलफिल कैसे करोगे अपने विजन को? तो इस तरह तो फिर हर कोई एक तरीके से मैक्सिमलिज्म के अम्ब्रेला के अंदर आ जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ, कह सकते हो आप। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो किसी स्पेसिफिक चेन में काम कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो मैक्सिमलिस्ट है। ठीक है, सही है। अब जो लोग इथेरियम के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, को डेवलपर्स हैं, वो लोग बिटकॉइन पे भी बिलीव करते हैं। वो ये कहते हैं कि बिटकॉइन जो है, वो उनके जो कोर डेवलपर्स हैं, कोर बिलीवर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बिटकॉइन को ऐसा समझते हैं जो कि बहुत एक्सट्रीम की तरफ जाता है। सही है, तो शायद वो खुद वो ये चीज़ रियलाइज नहीं करते कि वो भी मैक्सिमलिज्म की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब ऐसे हैं, यकीनन इसमें नुआंसेस होते हैं, और लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग जो कि हैं एक्चुअली में, और वो बिलीव नहीं करते कि वो मैक्सिमलिस्ट हैं। हाँ, कहीं ना कहीं हद तक हर कोई है। हाँ, और मैं असद की बात पे वापस आऊँगा कि मुझे आप ज़रा अपना पर्सपेक्टिव दो कि आप कैसे समझते हो कि इथेरियम को कैसे देखते हो, इथेरियम का फ्यूचर कैसे देखते हो, और बाकी जो नई चेन्स आ रही हैं उनका क्या फ्यूचर है? मेरे ख्याल में जिस तरह हम लोग देखते हैं कि एक प्रॉपर ब्लॉकचेन बनाना इज़ नॉट अ इजी थिंग, राइट? तो अब इथेरियम जो इस करंट फॉर्म में है, उसको इवॉल्व करते करते हमारे को बहुत टाइम लगेगा हमें, राइट? तो लेयर 2 सॉल्यूशंस आर नेसेसरी फॉर दिस टाइम, और दिस इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा लेयर 2 जो है वो अब आ रहे हैं, ठीक है, अब प्रोडक्शन में आ रहे हैं। यूनिस्वैप गया लेयर 2 के ऊपर, सही है, लेकिन जब गैप था मार्केट में, जब स्केलेबिलिटी की ज़रूरत थी, तो इसके अलावा और चेंज भी आई, ठीक है, लोग उसके ऊपर गए। उनको कैसे देखते हो? सही, तो यहाँ वैसे मैं दोबारा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट चेन्स एज वेल एज लेयर 2 सॉल्यूशंस, राइट? सो दीज टू आर कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स। तो मुझे कोई मसला नहीं है। अब जैसे एवलांच की हम लोग इस पॉडकास्ट से पहले डिस्कशन कर रहे थे, एवलांच ने सॉल्यूशन क्या प्रोवाइड किया? उन्होंने बेसिकली इथेरियम को फॉर्क किया, मॉडिफिकेशन की, और न्यू चेन लॉन्च कर दी। अब अगर यही काम इथेरियम फाउंडेशन की तरफ से हुआ होता, मतलब इथेरियम वाले जिस तरह एक और चेन लेके आ रहे हैं, तो सॉर्ट ऑफ इथेरियम 2.0, तो अगर इथेरियम की तरफ से होता तो हमारा ज़्यादा ट्रस्ट बन सकता। लेकिन इथेरियम के ऊपर, यस, ब्लॉकचेन के ऊपर, बट आई डू नॉट अपोज द आइडिया ऑफ डिफरेंट चेन्स। ठीक है, मेरे ख्याल में डीफाई पे आ जाते हैं, डीफाई पे बात करते हैं। तो असद नईम, आप कैसे देखते हैं डीफाई को? डीफाई है क्या? डिफाई, अब जैसे हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें, तो उसमें ब्लॉकचेन का एक बहुत बड़ा, राइट, और एडॉप्शन ब्लॉकचेन की आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो रही है। तो जिस तरह ब्लॉकचेन
डिफाई को मैं सिर्फ इस तरह समझता हूँ कि आप ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग सिस्टम्स को डिसेंट्रलाइज करके ब्लॉकचेन्स के ऊपर लेके आ रहे हैं, दैट्स डिफाई। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है ट्रेडिशनल फाइनेंस और डीफाई में? डिफरेंस एज सच कुछ नहीं है। अगर मुझे दोनों फील्ड्स को कंपेयर करना हो तो मैं यही कहूँगा कि वो फील्ड ट्रेडिशनल फाइनेंस सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। और सेकेंडली एक पॉइंट जो बहुत ज़्यादा उठाया जाता है वो है सेंट्रलाइजेशन का, कि लोग बिलीव करते हैं कि सेंट्रलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। एंड दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस इन दिस पॉडकास्ट टुडे, कि क्या वाकई जितना हम सेंट्रलाइजेशन को बुरा समझते हैं, क्या वाकई वो ऐसी है या नहीं है। और एक और चीज़ ये है कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को आप इस तरह समझ लें कि सिंपल, क्योंकि ये इंडस्ट्री अभी इवॉल्व कर रही है, तो अभी तक के लिए लोग क्या कर रहे हैं कि ट्रेडिशनल फाइनेंस सिस्टम को ले रहे हैं और उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ, ब्लॉकचेन में। इसमें हम डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को देख सकते हैं, जैसे मेकर डाओ, आवे, जो लैंडिंग प्रोटोकॉल्स हैं। तो अभी इंडस्ट्री ये मैच्योर कर रही है, तो अभी के लिए इट इज़ सिंपली कि हम लोग उस फेस में हैं कि हम ट्रेडिशनल फाइनेंस सिस्टम को ले रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि किस तरह डिसेंट्रलाइज वे में ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च कर सकते हैं। तो अब जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बहुत एक्साइटिंग टाइम्स हैं। एक्साइटिंग टाइम्स इस सेंस में है कि अभी ये फील्ड जो है बहुत इमेच्योर है, और यही वजह है कि अगर मैं अपनी फर्म की बात करूँ, एक्सॉर्ट की, और वॉइस स्टूडियो की बात करूँ, तो हमारा कोर फोकस है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। और इसमें हम लोग ये चाह रहे हैं कि जिस तरह सेंट्रल अथॉरिटी पे आपको सेंट्रल सिस्टम्स पे ट्रस्ट करना पड़ता है, उसी चीज़ को हम डिसेंट्रलाइज वे में लॉन्च करें, ताकि आपको किसी पर ट्रस्ट भी ना करना पड़े और कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट सिस्टम्स हो। तो दैट इज़ व्हाट डिफाई इज़ ऑल अबाउट। तो मेरे ख्याल में हम थोड़ा सा इसमें भी बात करेंगे पॉडकास्ट में कि आप क्या कर रहे हैं डीफाई में, सही है। अभी मुझे आप ये बताएं कि कोई ऐसी एप्लीकेशन आपके जहन में है जो ट्रेडिशनल फाइनेंस से डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में आई हो, और कोई ऐसी एप्लीकेशन जो कि ट्रेडिशनल फाइनेंस में एग्जिस्ट नहीं कर सकती उनके सिस्टम्स को देखते हुए। सेंट्रलाइजेशन है, रेगुलेशंस हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिस्टम, आप बॉक्स है बहुत ज़्यादा सिस्टम, ठीक है। तो कोई ऐसी ऐप जो आपके नज़र में, कोई प्रोटोकॉल हो जो कि सिर्फ डीफाई में एग्जिस्ट कर सकता है? सिर्फ डीफाई में एग्जिस्ट कर सकता है। अगर मैं सेकंड चीज़ की बात करूं कि कोई ऐसा सिस्टम जो कि सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ आया हो, तो इसकी तो बहुत सारी एग्जांपल्स मिलती हैं। जिस तरह अभी लैंडिंग प्रोटोकॉल्स की बात की, कि इस तरह के आपको बेतहाशा प्रोटोकॉल्स मिल जाएंगे कि जिसमें आप कोलेट्रल कुछ रखवाते हैं और उसके बदले कोई लोन ले सकते हैं। आप लोन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अदर क्रिप्टो करेंसीज एज वेल एज स्टेबल टोकन्स, राइट। अब इसी तरह अगर इन्हीं एप्लीकेशंस में मैं ये बात करूं कि ट्रेडिशनल सिस्टम्स में अगर आप लोन लेने जाएं तो उसकी रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा है। रेगुलेशंस इन द सेंस कि आपको कुछ भी घर के पेपर्स रखवाने पड़ेंगे, आपको अपनी गाड़ी शायद रखवानी पड़े, आपके पास अगर कोई गोल्ड की चीज़ें हैं आपको ट्रेडिशनली वो रखवानी पड़े। तो ये सारी चीज़ें डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से एलिमिनेट हो जाती हैं। तो मेजॉरिटी अभी जो भी काम हो रहा है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में, इट इज़ ट्रांसलेटेड फ्रॉम द सेंट्रल वर्ल्ड, लेकिन उसमें डिसेंट्रलाइजेशन ने ऐसी चीज़ें अनेबल की हैं कि दैट कैन नॉट एग्जिस्ट इन विद सेंट्रलाइजेशन। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ ये भी तो है कि अगर जैसे आप डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की बात करें तो वहाँ पे कोलेटरल रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, यस। क्योंकि हाँ, तो दोनों चीज़ों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर कोलेटरल रेशियो बहुत ज़्यादा है, वो कोलेटरल रेशियो ज़्यादा इसलिए है, अच्छा इसमें एक और चीज़ आ जाती है रिस्क एंड रिवॉर्ड वाली, कि अभी ये मार्केट इमेच्योर है। इमेच्योर इन द सेंस कि इवॉल्व हो रही है, और इसको इतना टाइम नहीं गुजरा जितना सेंट्रल मार्केट्स को गुजर चुका है, राइट। तो अब इसमें ये पॉइंट है कि क्योंकि ये चीज़ इवॉल्व हो रही है, तो देयर आर सम रिस्क एसोसिएटेड कि जो सेंट्रल मार्केट्स में एसोसिएट नहीं हुए हुए। तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली चीज़ आ जाती है। और सेकेंडली हाई कोलेटरल रेशियो इसलिए ही है क्योंकि उसके बदले आपकी रिक्वायरमेंट्स बहुत कम है। तो मैं इसमें ये कहूँगा कि ये चीज़ आप उसको अच्छा कह सकते हो कि आपको कोई फिज़िकल एसेट कहीं रखवाना नहीं पड़ता लोन लेने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम चाहते हैं कि डीफाई ट्रूली अडॉप्टेबल हो, तो हमें
उस DeFi को, जो उसका एक बबल बना हुआ है, उस बबल से निकल के फिजिकल एसेट्स को भी अगर हम रखवा सकें और उस पर लोन ले सकें, वो बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा DeFi में, जो कि अभी Yes. ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे रीजंस की वजह से पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं इसको ना एज अ कॉन देखता हूँ DeFi का, कि ये अच्छी चीज़ नहीं है DeFi। यकीनन आप DeFi क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड है, आप स्ट्रेंजर के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो आप कोलैटरल रेशो जैसी चीज़ें गवर्न करते हो प्रोटोकॉल के अंदर। आप उसको रखते हो कि अगर किसी खास नंबर से आपका कोलैटरल नीचे आ जाए तो वो चीज़ जो है वो ऑक्शन हो जाएगी, लिक्विडेट हो जाती है। Yes. लेकिन वो भी आप एसेट को ही रखवा रहे हो और उस एसेट के बदले में कोई और एसेट ले रहे हो। Yes. ठीक है, अगर ऐसा पॉसिबल हो कि मैं अपनी गाड़ी रखवा सकूं और मैं DeFi में ईथर लोन ले सकूं या बिटकॉइन लोन ले सकूं, ये गेम चेंजर होगा DeFi के लिए। बिल्कुल होगा, बट अगर हम इसको और इस पे और डिस्कस करें तो फॉर एग्जांपल आप सेंट्रल वर्ल्ड के साथ लिंक कर रहे हैं, तो अगर आप वो लिंक कर रहे हैं तो फिर रेगुलेशंस भी आती हैं उसके साथ, और सेकेंडली कि फिर इसी तरह की चीज़ें आती हैं जैसे ट्रस्ट फैक्टर हो गया कि आप जिसको रखवा रहे हैं उस पर आपको कम्प्लीटली ट्रस्ट होना चाहिए। और अगर मैं अभी तक की हमारे थॉट प्रोसेस की बात करूँ तो वी ट्रस्ट central systems more than decentralized finance and things, right? तो अगर इस चीज़ की तरफ जा रहे हैं तो why can't you stay in central system अभी के लिए? नहीं, मैं तो ट्रेडिशनल फाइनेंस पे ट्रस्ट नहीं करता। मुझे DeFi क्या देता है? मुझे DeFi ये देता है कि मैं अपने एसेट्स को अपनी कस्टडी में रख सकता हूँ। ठीक है, मुझे बिल्कुल इसी चीज़ की परवाह करने की ज़रूरत नहीं कि मैं अगर बैंक के पास जाऊँगा तो मुझे अपना पैसा नहीं दे पाएगा क्योंकि वो लिक्विड नहीं है। ठीक है, DeFi के अंदर अगर मैंने पैसा रखवाया है तो मुझे वो पैसा वापस कभी भी मिल सकता है, मेरी मर्जी है। Yes. ठीक है, ये और जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो फीचर है DeFi का वो है कंपोजिबिलिटी, कि अगर मैं एक चीज़ बना रहा हूँ तो उस चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ बन सकती है। यहाँ पर बैंक साइलोज में चलते हैं। अगर पाकिस्तान का एक फाइनेंशियल सिस्टम है वो इतना ज़्यादा कंपैटिबल नहीं है किसी दूसरे कंट्री के साथ। ठीक है, तो हर किसी की अपनी कंट्री की क्रेडिट रेटिंग होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं DeFi पे ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। Yes. ठीक है, लेकिन अगर इस सिस्टम में रहते हुए मैं अगर अपने फिजिकल एसेट्स को कहीं ब्रिज कर दूं फिजिकल वर्ल्ड के साथ और DeFi के वर्ल्ड के साथ, और अगर इसमें रेगुलेटरी बॉडीज भी आ जाएं तो मैं उस चीज़ को माइंड नहीं करूँगा। नहीं, डेफिनेटली आई एम नॉट अपोजिंग दिस आइडिया। बस मैं इस बारे में सोच रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल हम इसी आइडिया को कंटिन्यू करते हैं कि यू हैव सम फिजिकल एसेट और वो आपने रखवाना है और उसके बदले कुछ लोन इशू करना है, तो ये इनोवेशन आपको ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए सेंट्रलाइज सिस्टम में क्यों नहीं हो सकती? सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में अच्छा। चीज़ होती है। हो सकती है अगर मैं ऐसी एप्लीकेशन बनाऊं कि पेयर टू पेयर लोन की कोई एप्लीकेशन में बना दूं। फॉर एग्जांपल आप मेरे पास अपनी गाड़ी या कोई भी एसेट रखवा रहे हैं और मैं आपको क्रिप्टो में लोन इशू कर रहा हूँ, तो दिस कैन वर्क। हाँ, और अगर ऐसा हो तो बहुत ज़्यादा लोग अडॉप्ट करेंगे DeFi को। यस, तो ये चीज़ आपके ख्याल में सेंट्रल सिस्टम्स में आएगी या ये डिसेंट्रलाइजेशन? DeFi में आनी चाहिए, DeFi में आनी चाहिए। ये आनी चाहिए, वरना फ़ायदा नहीं है। ये मुझे वैसा लग रहा है कनेक्ट कर, ऐसा नहीं होता स्टेट चैनल के हब्स होते हैं हाँ, साइड में पीयर टू पीयर। आपने अपना एक स्टेट चैनल खोला, सही है, तो वहाँ पे मैं दूसरी चेन के एसेट नहीं रख रहा, मैं गाड़ी रख, मैं मेरे पास गाड़ी है और वो NFT के हाँ। फॉर्म में फॉर एग्जांपल NFT फॉर्म में, इवन चलो रियल फॉर्म में भी है। स्टेट चैनल क्या, हम दोनों यहाँ बैठे हैं, स्टेट चैनल खोल गया हमारा। हाँ हाँ, सही है, मैंने आपको गाड़ी दी, आपने मुझे लोन दिया और अपना स्टेट चैनल खत्म मेरा। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया है। इसमें थोड़ा सा इसमें डिस्कस करते हैं इसको। तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा गाड़ी को? आप ना मल्टीसिग, आप यहाँ पे मल्टीसिग आ रहा है बीच में मेरे ख्याल से, मतलब मैं मल्टीसिग को इमेजिन कर रहा हूँ कि ना आपका मतलब कॉन्ट्रैक्ट स्टेट चैनल क्योंकि खुल रहा है ना आपका, तो साइनिंग हो रही है, सही है, और आप गाड़ी को एज इन मतलब NFT या कोई ना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की प्रेजेंटेशन में हम कर सकते हैं यहाँ पे, उसका प्रूफ हो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। ये कैसे होगा? यहाँ पे दिस इज द थिंग कि आप अभी करंट सिनेरियो में एक किसी भी सिस्टम को कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज नहीं कर सकते। इस सिनेरियो में आपको सेंट्रलाइज सिस्टम के साथ जुड़ना ही जुड़ना है। तो अभी हम उस फेज तक नहीं पहुंचे कि हम सेंट्रलाइज सिस्टम को छोड़ें। फॉर एग्जांपल इसी पे बात कर लेते हैं कि आपने गाड़ी रखवाई, अब गाड़ी के पेपर्स वेरीफाई होंगे तो वो किसी सेंट्रल बॉडी के थ्रू होंगे, सेंट्रल अथॉरिटी के थ्रू होंगे। तो ये चीज़ अभी ट्रांसलेट करने में बहुत, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बहुत टाइम है, और टाइम इसलिए भी है क्योंकि
जिस तरह इंटरनेट है, इंटरनेट ने सारी स्टेट्स को, पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट कर दिया, राइट? लेकिन अगर सेंट्रल सिस्टम्स की बात करें, बैंकिंग की बात करें, तो देयर आर बॉर्डर्स बिटवीन अस, राइट? तो जब तक उस जगह आप प्रोग्रेस नहीं करेंगे, मतलब सेंट्रल सिस्टम्स को और इनोवेट नहीं करेंगे, तब तक कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ हम मूव नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से हम अगर कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि कोई गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, वो आपको जब गाड़ी सेल करती है या डीलर से आप जाके गाड़ी खरीदते हो, तो वो आपको एक एनएफटी इशू करते हैं। मैं ऐसे, हाँ मैं भी सोच रहा था कि हाँ। जैसे अगर मैं टेस्ला खरीद रहा हूँ तो उसकी रिप्रेजेंटेशन आईडी जो है उसकी गाड़ी की वो एनएफटी मिंट हो रहा हो। एनएफटी में सही है। मैं यहाँ पे ना थोड़ा हाइब्रिड सिस्टम सोच रहा हूँ, मतलब प्योरली डिसेंट्रलाइज मेरे ध्यान में ना मसले आ रहे हैं, लेकिन बीच में अगर टेस्ला को लाते हैं सही हम नेट से, तो वो टेस्ला मेक श्योर करेगी कि गाड़ी की ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ना सही से हैंडल हो रही हो। तो यहाँ पे फिर लेकिन इसमें फिर वही बात आ जाती है कि जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, अगर वो उस एनएफटी को एक्सेप्ट करेंगी और एज अ वैलिड ओनरशिप डॉक्यूमेंट समझेंगी, तभी ये सिस्टम वर्क इसमें मेरा नहीं ख्याल हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता, अगर आज इलॉन मस्क कहे कि वो हर टेस्ला की गाड़ी को एनएफटी दे रहा है, जो कि कर सकता है, बहुत कर सकता है, वो एक ट्वीट करेंगे मैं एनएफटी दे रहा हूँ टेस्ला हर गाड़ी के साथ, तो वो एनएफटी यूज होने लग जाएगा यार DeFi में। स्पेशल एडिशन एनएफटी नहीं। और मार्केट प्लेस पे लगा दिया ओपन सी पे। हाँ। अच्छा, ये एनएफटी जो है ना, ये बिल्कुल यूज होगा, हम इस फैक्ट से डिनाई नहीं कर सकते कि अगर इलॉन मस्क लॉन्च एक एनएफटी इशू करने लग जाए तो दैट विल वर्क। लेकिन मसला ये है कि जो फॉर एग्जांपल लॉ की बात करें कि अगर आपकी गाड़ी कोई छीन लेता है या आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, तो लॉ इन्फोर्स करने के लिए तो उसकी परमिसिबिलिटी चाहिए लॉ में, राइट? तो ये तब तक पॉसिबल नहीं है। एनएफटी विल बी लाइक अ सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप, हाँ जो कि आप वॉल पे हाँ। जिस तरह नॉर्मल सर्टिफिकेट्स को टांगते हैं, वैसे आपको एक एनएफटी मिला हुआ है, जो लोग देखेंगे तो दे कैन रिकॉग्नाइज कि आप एक टेस्ला ओनर हो या टेस्ला यूजर हो। लेकिन लॉ की फॉर्म में किस तरह लगेगा, मतलब हाउ विल लॉ बी इन्फोर्स्ड इफ योर कार गेट स्टोलन और समथिंग? उसके लिए तो सेंट्रल बॉडीज की इन्वॉल्वमेंट चाहिए आपको। मुझे नहीं पता इसमें यकीनन कुछ टेस्ला के अंदर आपके वो लगे होते होंगे कि जो आपकी गाड़ी को ट्रैक करते हैं, तो अगर कोई गाड़ी चोरी होती है तो क्या वो ट्रैकर बंद हो जाता है जिससे आपकी गाड़ी बंद हो जाए, इस तरह का कुछ होता होगा। और अगर ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है तो मेरे ख्याल ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है विदाउट एनी गवर्नमेंट। अगर Yes. अगर 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 क्योंकि टेस्ला गाड़ी जो है ना, वो ऐसे हर टेस्ला गाड़ी दूसरी गाड़ी से कनेक्टेड है इंटरनेट के थ्रू, ठीक है? अगर गाड़ी चोरी हो रही है तो ये उस गाड़ी को पता चल जाएगा कि कोई मसला हुआ है, थेफ्ट हुआ है, तो वो एक API कॉल के थ्रू वो एनएफटी रिवोक कर देगी। ये चीज़ पॉसिबल है। इसमें ये भी हो सकता है कि रेड से आपको गाड़ी का अनलॉक करना था, मतलब अपना सिग्नेचर दे रहे हो गाड़ी को, हाँ। वॉलेट सिग्नेचर आप ओन कर रहे हो, अगर 2-3 मतलब गलत सिग्नेचर किया तो ना मतलब आपकी ओनरशिप ना एक तरीके से फिर वो एस्क्रो में चली गई। हाँ एग्जैक्टली, अगर आपके पास एनएफटी वॉलेट में होगा हाँ। तभी आप गाड़ी ओपन अनलॉक कर कर सकते सकते हो ना, क्योंकि आप सिग्नेचर आप ही के सिग्नेचर से अनलॉक होगी गाड़ी आपकी। तो इसमें और अगर 2-3 मतलब गलत सिग्नेचर गए सही है तो गाड़ी मतलब बंद हो जाए, फिर उसकी ओनरशिप एस्क्रो में चली जाए, फिर टेस्ला आके उसे रिजॉल्व करे कि हाँ। ओनरशिप का मतलब मसला क्या आता है यहाँ पे। हाँ। और अगर गाड़ी चोरी हो गई तो फिर आपकी वाली बात के मतलब एक नेटवर्क ऑफ कार्स हो कि अगर वो फॉल्स ओनर ने मतलब अगर उसको खोल भी दिया तो नेटवर्क ऑफ कार्स डिटेक्ट कर रही हो, क्योंकि वो सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, वो फॉल्टी रोड निकला एक तरीके से। अच्छा, ये हम एक डोमेन, एक एक्सेस, एक पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं कि अभी सिर्फ हमने गाड़ी की बात की है। इसी तरह आप डिफरेंट एसेट्स को जब डालने लग जाए इक्वेशन में, अपने घर को और बाकी सारी चीज़ों को, तो शायद यही वजह है कि लोग फर्स्ट स्टेप लेने से डरते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। इसमें मेरे ख्याल से लोगों का डर ना यहाँ पे वो है माइग्रेशन जो करनी है ना यहाँ पे, कि ऑलरेडी एक सिस्टम बिल्ड हुआ हुआ है, हम लोगों को नए सिस्टम पे जाना है। तो वो सिर्फ ना एक फियर है जिस वजह से ना लोग नहीं जा रहे। मैं वही पढ़ रहा था आर्टिकल, उसमें लिखा होता है कि 30% ऑफ नाइजीरियन पॉपुलेशन होल्ड्स बिटकॉइन। सही है। और मेरी ऑफिस में समरा से बात हो रही थी, उसमें हम लोग ये बात कर रहे थे कि अफ्रीका ना नेक्स्ट इनोवेशन का जोन है, क्योंकि अफ्रीका में पुरानी जो हम लोग अभी जितने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है ना वहाँ पे नहीं हुआ कुछ भी। तो वो ना नेक्स्ट वो लीप ऑफ फेथ लेके एक फ्रॉग जंप कर सकते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर। इसमें मैंने एक बड़ी अच्छी एक आर्टिकल भी पढ़ा था। उस आर्टिकल का टाइटल ये था, अफ्रीका इज चाइनाज चाइना। मतलब वेस्ट
के लिए जो चाइना की हैसियत है, अफ्रीका की वो हैसियत है चाइना के जहन में। तो सारी इंडस्ट्री क्योंकि वेस्ट डी इंडस्ट्रियलाइज हुआ है हाँ। पिछले 50 साल में, तो अब चाइना की सारी इंडस्ट्री वहां जाएगी। तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा होगा। नए मतलब जितने बिटकॉइन या इथेरियम होल्डर्स हैं वो सारे मतलब वहाँ अफ्रीका को क्या पता 20 साल बाद वो एक अच्छा खासा बिल्ड नेशन बन जाए, जो कि सबसे अच्छी ब्लॉकचेन एम्प्लॉय वहाँ हुई भी हो। हाँ, पॉसिबल क्योंकि वो एक तरीके से फ्रॉग जंप करेंगे बिल्कुल नए सिस्टम के ऊपर, उनके पास Exactly. सिस्टम अभी वाले बिल्ड नहीं है सही से। चाइना ने यही किया। हाँ। चाइना क्रेडिट कार्ड्स को लीप फ्रॉग करके कैशलेस सोसाइटी पे गया, और आज वेस्ट भी आज क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर है, कैशलेस पे नहीं गया। क्योंकि आप एक ऑलरेडी बिल्ड सिस्टम को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ। जो एक तुम्हारी बात थी शुरू में मैं कनेक्ट करूंगा कि इथेरियम ने क्यों नहीं की वो फॉर्क, जो तुमने एवलांच वाली बात की थी। तो सिंपल वही है कि वो ऑलरेडी बिल्ड सिस्टम था, वहाँ पे ब्लॉक भी थे, वहाँ पे थ्रूपुट था, वहाँ पे मतलब 8,000 नोड्स था आपके पास। तो वो चेंज करना ज़्यादा मुश्किल होगा, या आपके पास अगर बहुत कम नोड्स से एक सैलो में आपका सिस्टम बना हुआ, वो चेंज करना ज़्यादा लीपफ्रॉग होगा। और एवलांच तो 2-3 मरतबा कर रहा है। यस। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कितना आपका सिस्टम ऑलरेडी बिल्ड और सोसाइटी में कितना इम्प्लॉय हुआ है आपका। अच्छा, इसमें अगर हम थोड़ी सी कन्वर्सेशन को दोबारा पीछे लेके जाएं डिफाई की तरफ, तो डिफाई की अडॉप्टेबिलिटी में ट्रस्ट इश्यूज का भी एक बहुत बड़ा रोल है कि क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं और आए दिन हमें पता चलता है कि ये प्रोटोकॉल हैक हो गया, दूसरा प्रोटोकॉल हैक हो गया। इस वजह से भी जो बैरियर टू एंट्री तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी आ सकता है, कोई भी इवन के आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से भी मैं बात नहीं कर रहा कि एक बंदा आया उसने वॉलेट कनेक्ट किया और कुछ भी बाय कर लिया, तो इस तरफ से भी एंट्री इजी है। सेकेंडली डेवलपमेंट साइड से भी बहुत इजी है एंट्री इन द सेंस कि अगर मैं इंडिविजुअल डेवलपर हूँ और मुझे सिर्फ सॉलिडिटी आती है तो मैं अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख के एप्लीकेशन लॉन्च कर सकता हूँ। और यही वजह है कि क्वालिटी कम होती है अक्सर क्योंकि कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, और सेकेंडली कि इसी वजह से हैक्स होते हैं। और अभी जैसे हमने देखने को मिला कि पॉलीनेट का हैक हुआ फॉर $600 बिलियन। बिगेस्ट तो जब एक आम बंदा इस न्यूज़ के बारे में सुनेगा कि उसकी पूरी लाइफ अर्निंग इतनी आसानी से जा सकती है, तो व्हाई वुड ही एंटर डिफाई। और इसी चीज़ पे वॉइस स्टूडियो भी काम कर रहा है। यकीनन मैंने इसीलिए शुरू में बात की थी कि मैं इस चीज़ को माइंड नहीं करूँगा अगर रेगुलेशंस आती हैं डिफाई में, क्योंकि ज़रूरत है, और रेगुलेशन आने के बाद ही मास एडॉप्शन होगी, इससे पहले नहीं हो सकती। यस। तो मेरे ख्याल है हम इसके ऊपर भी सोच सकते हैं कि ऐसा क्या तरीका है जिससे हम डिसेंट्रलाइज्ड वे में रेगुलेशन कर सकें। मेरे ख्याल से ना ऐसी फाउंडेशन या ऐसी गवर्नेंस हो, एक फाउंडेशन चल रही हो, डाओ हो जो कि रेगुलेट कर रही हो प्रोटोकॉल्स को। मैं भी ये सोच रहा हूँ कि मतलब आपके ना जैसे एक डिसेंट्रलाइज्ड पूरी डाओ हो, सही है आपकी, अपना उसमें पूरी ना प्रोजेक्ट की पाइपलाइन हो, सही कि ये प्रोजेक्ट से ना गुजरता हुआ आपका एक प्रोजेक्ट जाएगा। उसमें उन्होंने एक स्टैंडर्ड्स बनाया है, स्टैंडर्ड्स पे हाँ उतरना जरूरी है। लेट से वो प्रॉपर ना शुरू से गिटहब से हो सकता है, वो इवन वेबसाइट या मतलब सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से पूरा हो सकता है। और फिर इन दी एंड ना एक तरीके से थोड़ी सी मोनोपोली वो हो जाएगी कि आपके पास ना वेरीफाइड वो हो, क्या बोलते हैं, ऑडिटर्स आपके पास, सही है, जो कि चेन की सिक्योरिटी से प्रोवाइड करते हैं, चेन से लेकर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तक बिल्कुल सिक्योरिटी से ही प्रोवाइड कर रहे हो। और वो लिस्ट ऑफ ऑडिटर्स ना वो एक तरीके से कम्युनिटी ने वेरीफाई कर रहे हो कि ये ना ये सबसे अच्छी लिस्ट है जिसमें कंसेंसस और बाकी कंपनीज की भी ना मतलब आपके ऑडिटर कंपनीज आ गई हैं। और फिर उसके बाद जब प्रोजेक्ट गुजरा ना तो एक तरीके से उसके पास सर्टिफिकेट है कि हाँ अब ना ये सही से गुजरा है, सही है। अब अगर कुछ होगा ना, सही है, तो या तो ये खुद से इनका कुछ मसला है, सही है, बीच में डेवलपर की वो आ सकती है सही इन्वॉल्वमेंट, या फिर कुछ और इशू था जो कि ना अभी तक ब्लॉकचेन में डिस्कवर्ड ही नहीं हुआ है। तो इस आपको क्या लगता है कि इस सिनेरियो के लिए इथेरियम फाउंडेशन क्या रोल प्ले कर सकती है? मेरा तो इथेरियम फाउंडेशन को नहीं करना चाहिए इसमें, या उनका रोल क्या, मुझे उनका रोल समझ में नहीं आ रहा। उनका तो फोकस ही नहीं है इसका। हाँ वो अपने ग्राउंड बिल्ड कर रहे हैं ना, वो तो बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन it is one of the biggest and most trusted organization in crypto, right? in blockchain. इस वजह से क्या उन्हें फर्स्ट स्टेप नहीं लेना चाहिए रेगुलेशंस बिल्ड करने के लिए? और सेकेंडली एक और बात जो मैं करना चाहूँगा कि रेगुलेशंस फॉर एग्जांपल बिल्ड हो गई, आपने जैसे मैं शकीब की बात को कंटिन्यू करूँ कि ऑडिटर्स और एक प्रोसेस डेवलप कर दिया, लेकिन व्हाट्स स्टॉपिंग समवन फ्रॉम बाईपासिंग दोस प्रोटोकॉल्स एंड लॉन्चिंग देयर एप्लीकेशन? कर सकते हैं मेरे ख्याल है। सही है, कर सकते हैं। अब क्योंकि कर सकते हैं और एक कॉन्सेप्ट है क्रिप्टो में फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो लोग उसमें इन्वेस्ट क्यों नहीं करेंगे? तो आप एसेंशियली रेगुलेशंस किस तरह बिल्ड करेंगे?
मेरे ख्याल से इसमें ना फिर दूसरा पर्सपेक्टिव से अभी तुमने वो बोला था कि अगर क्रिप्टो में सही प्रोजेक्ट के रिस्क होते हैं तो आप अपनी एक लाइफ सेविंग पूरी लॉस कर देते हो, लेकिन जो फोमो की वजह से आप अपने रिटर्न्स भी कंपेरेटिव स्टॉक मार्केट, अगर आप साल में 20% रिटर्न ले रहे हो, आप क्रिप्टो में एक दिन में 20% रिटर्न ले रहे होते हो, जो कि पूरे स्टॉक मार्केट की एक साल की कमाई है। तो Yes. मेरे ख्याल से ये ना प्रोज एंड कॉन्स है, आप ये रिस्क फैक्टर पे डिपेंड करता है कि मतलब बंदा कितना रिस्की और क्या करना चाहता है। और मैं एक चीज़ ये भी कहूँगा कि अगर हम बहुत टाइट रेगुलेशंस ले आए तो उससे इनोवेशन स्टाइफल होगी, इनोवेशन नहीं हो पाएगी सही से। और ये एक चीज़ है जिसपे लोग ट्रेडिशनल फाइनेंस और ट्रेडिशनल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को भी क्रिटिसाइज करते हैं। तो हमें, अगर हम कोई ऐसा सिस्टम ना लेकर आए जिसमें आपको रेगुलेटरी अथॉरिटी से पास होना लाजमी है, मैं डिसेंट्रलाइज्ड वे की बात करूँ, अगर आज SEC डिसाइड करता है कि उसको SEC डिसाइड करता है कि उसको DeFi को रेगुलेट करना है, तो यकीनन वो लोगों को पीछे भी जा सकते हैं जो कि रेगुलेशन को पूरा नहीं करते। लेकिन अगर हम डिसेंट्रलाइज्ड रेगुलेशन की बात करते हैं तो हम ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जिसमें हम हर किसी को फोर्स ना करें कि वो उस रेगुलेशन का पार्ट बने, लेकिन जो पार्ट बनेगा उसके ऊपर ट्रस्ट लेवल अलग होगा, वो बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड प्रोटोकॉल होगा फिर, क्योंकि वो एक प्रोसेस और एक स्टैंडर्ड के थ्रू गुजरा है। मेरे ख्याल से रेगुलेशन ऐसे हम कर सकते हैं कि हम उस बंदे को अपना पार्ट नहीं बनाए, सही है, हम उससे पैसे नहीं लें कि हमारा मतलब प्रोजेक्ट आओ सही है और मतलब हमारे स्ट्रीमलाइन से गुजारो। हम लोग ना एक ओपन सोर्स स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, सही है, पूरा प्रोजेक्ट सेटअप से लेके प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट और पूरे ना मतलब प्रोजेक्ट सिक्योरिटी तक वो ओपन सोर्स है, साइन ऑन ओपन सोर्स है, सही है। अब क्या होगा कि यहाँ पे आप किसी के ना मतलब आप पैसे नहीं ले रहे हैं यहाँ से। अब इसमें ये हो सकता है कि जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं ना, तो जो पीछे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की इस प्रोजेक्ट को फंड करें, सही कि ये डेवलपर्स ना स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकें। एक तरीके से लिनक्स सीधा ना ओपन सोर्स प्रोजेक्ट हो जाएगा ये। कौन फंड करे किन डेवलपर्स को? जैसे बड़े प्रोजेक्ट जैसे यूनिसेफ हो गया, सही है, अगर हमारे पास अच्छे रिसर्चर्स हैं, सही, जो कि टॉप मार्केट टॉप नॉच रिसर्चर्स हैं, पैराडाइम के, सही, हमने अगर एक दो रिसर्चर सही इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो यूनिसेफ उनको फंड करे, और या कंसेंसस या बाकी जैसे और इंटेलिजेंस जैसे सही ऑडिटर्स अगर इस कंसोर्शियम में अगर तो वो लोग अगर इसका पार्ट हैं तो वो कंपनीज फंड करेंगी कि ये बंदे ना सही से स्टैंडर्ड्स बनाए, तो जो कि ना आगे लोग ओपन सोर्स यूज कर सकते हो, मतलब फ्री नॉलेज हो, आप उसको मोनेटाइज नहीं करो नॉलेज को। और हमें इस चीज़ को गवर्न करना पड़ेगा। अगर इसको डाओ के तौर पे सोच रहे हैं तो इसको गवर्न करना पड़ेगा। वो अपडेट्स ला रहे होंगे अपनी रेगुलेशन हाँ। में और ये सब कर रहे होंगे। और क्या क्या देखते हो, मतलब उन टोकन होल्डर्स का क्या काम होगा, उन गवर्न करने वाले लोगों का? मेरे ख्याल से जस्ट एक तो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना है, इसके अलावा स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना, सेकेंडली और ध्यान में आ नहीं रहा वैसे अभी। इसमें ना ये बहुत बड़ा डोमेन बन हाँ। जाता है फिर। डोमेन इन द सेंस कि अगर मैं एक पॉइंट रेज करना चाहूँगा यहाँ पे कि क्रिप्टो में रिपीटेड काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। कि अगर हम एक ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम को देखते हैं तो वो किसी कंट्री ने अपना डेवलप किया और दूसरी कंट्री एज इट इज़ उसको अडॉप्ट कर सकती हैं। दे डोंट नीड टू बिल्ड देयर सिस्टम्स फ्रॉम ग्राउंड अप। अब क्रिप्टो में क्योंकि बैरियर्स टू एंट्री कम है और सारे मार्केट शेयर के लिए कम्पीट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड्स एग्जिस्ट नहीं करते। स्टैंडर्ड्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, बजाय उसके कि अगर डिफरेंट टीम्स मिलके एक चीज़ पे काम करें तो यू कैन बिल्ड इट रियली फास्ट। तो एक प्रोटोकॉल बना, फिर सेम दूसरा प्रोटोकॉल बना, फिर सेम तीसरा प्रोटोकॉल बना। अगर यही तीनों टीम्स मिलके एक प्रोटोकॉल पे काम कर रही थी तो वो सेंट्रल सिस्टम्स के स्टैंडर्ड की चीज़ें बना सकते हैं। तो मे बी ये लोग स्टैंडर्ड्स के साथ साथ इस चीज़ पे भी काम कर सकते हैं कि अगर एक इंडस्ट्री में कोई काम कर रहा है तो मे बी कोलैबोरेशन बिटवीन दोस टीम्स। उसने अंडरलाइन, लेकिन ब्लॉकचेन की स्केलेबिलिटी पे फिर क्वेश्चन होती है। मेरे ध्यान में एक पॉइंट क्या है कि जैसे यूनिस्वैप एग्जिस्ट करता है और सुशी स्वैप का वॉल्यूम यूनिस्वैप के ऊपर ले आऊँ, सही है, और बाकी वैक्सेस का भी, तो अब आप सोचें एक ट्रांजेक्शन एक ब्लॉक में यूनिस्वैप की ट्रांजेक्शन जाएंगी, सही है, और स्लिपेज क्या आ रहा होगा आपकी ट्रांजेक्शंस पे। लेकिन डू यू थिंक कि ये इश्यूज स्केलेबिलिटी के काफ़ी अर्से तक रहेंगे ये जब तक स्केलेबिलिटी का हल नहीं आएगा। लेयर 0 स्केलेबिलिटी भी बात कर सकते हैं और लेयर 1 स्केलेबिलिटी जो कि ऑप्टिमिज्म डिफरेंट सिनेरियोज हैं। अगर जैसे यूनिस्वैप ऑप्टिमिज्म में गया, हाँ वो लेयर 2 स्केलेबिलिटी है आपकी, तो उससे तो टेम्परेरी सॉल्व हो जाएगा, तेजी से टेम्परेरी आपको बैंडेड लग गया है, लेकिन इवेंचुअली लेयर 1 स्केलेबिलिटी पे जाना पड़ेगा, जो कि थ्योरम 2.0 के आने के बाद ही आएगी, जो कि एटलीस्ट अभी 2 सालों से सेकंड फेज में उसके। तो ये यूनिस्वैप और सुशी स्वैप की जो बात की, ये बहुत अच्छी एग्जांपल है सेम चीज़ पे काम करने हाँ। वाली।
कि आपने essentially exact same thing थी अगर हम इनके previous version की बात करें, आपने बस replicate कर दिया और market divide हो गई। बस तो क्या ज़रूरत क्या है इस चीज़ की? तुमने जैसे पहले थोड़ी देर पहले बात की कि अगर हम एक ऐसी डिसेंट्रलाइज्ड रेगुलेटरी बॉडी बनाते हैं तो वो बॉडी एक तरह से डीफाई के अंदर जो मेन डोमेन्स हैं, डेक्स हो गया, ठीक है, लेंडिंग प्रोटोकॉल्स हो गया, तो इसमें हम कुछ स्टैंडर्ड्स बना सकते हैं और जिन कंपनीज ने पायनियर किया है उस डोमेन को, उनको हम उनकी डाओ को लेकर आ सकते हैं। जैसे डेक्स को गवर्न करने के लिए हम यूनिस्वैप की डाओ को लेकर आ सकते हैं, नेक्स्ट जाओ। डेक्स डाओ, और कंपाउंड की डाओ को हम लेकर आ सकते हैं लेंडिंग प्रोटोकॉल को गवर्न करने के लिए। तो एक तरह से हम उन पे अगर हम समझ रहे हैं कि हमारी रेगुलेटरी बॉडी के ऊपर लोग ट्रस्ट करेंगे, तो हम अपना ट्रस्ट प्लेस कर रहे हैं उन प्रोटोकॉल्स पे जो कि पायनियर्स थे, और एक तरह से हम इस चीज को कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकते जो तुम बोल रहे हो, हम मिटिगेट कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं कि हम अपना ट्रस्ट प्लेस कर रहे हैं कि यूनिस्वैप है जिसको हम एंडोर्स करते हैं, हम सुशीस्वैप को एंडोर्स नहीं करते। यकीनन हम इसमें ये नहीं कह रहे कि हम इनोवेशन को स्टाइल करें, इनोवेशन होनी चाहिए, लेकिन कोई नई चीज़ हो। अगर सिर्फ आप कोड कॉपी पेस्ट करके नया डिप्लॉय करके कर रहे हो और उससे लिक्विडिटी डिवाइड हो रही है, जो ये चीज़ इकोसिस्टम के लिए अच्छी नहीं है। इकोसिस्टम के लिए अच्छी नहीं है। और मेरे ख्याल से जो आप कोड कॉपी पेस्ट करने की बात करें, तो जो यूनिस्वैप V3 के जो बिजनेस लाइसेंस है उसका, तो मैं अपने फ्यूचर में अगर कोई भी ऐसी ड्रास्टिक इनोवेशन कर रहा होगा तो वो इसी मूव पे जाएगा। हाँ, बट व्हाट डू यू थिंक ऑफ द बिजनेस लाइसेंस? क्या मतलब आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी उस कोड पे, और डिसेंट्रलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इन दिस इंडस्ट्री एवरीवन प्रमोट्स ओपन सोर्स, राइट? तो 2 साल की ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाई, क्या ये सही था? यार उसके सवाल है ये। मतलब उन्होंने ऐसा नहीं किया कि कोड ओपन सोर्स नहीं है, कोड ओपन है, लेकिन आप यूज नहीं कर सकते बस। तो इनोवेशन पे स्टॉप नहीं लगा इस वजह से। हाँ, लेकिन हाँ, अब इसमें मैं अगर बात करूँ ना, मैं अगर थोड़ा डेवलपर पर्सपेक्टिव से बात करूँ, तो यार उन्होंने कोड किया है ना, वो बाकी ना वो है वो आर्ट है। हाँ वो आर्ट है, वो जैम है, वो सही है। वो इससे ज्यादा हमें NFT बनाना चाहिए यूनिस्वैप के कोड का। मतलब वो नहीं सोच सकता यार कोई ऐसा कोड। एग्जैक्टली इस चीज को मैं भी सेकंड करूंगा, बिकॉज़ वी आर बिल्डिंग ऑन टॉप ऑफ यूनिस्वैप। हाँ वो आर्ट है, वो आप नहीं सोच सकते ऐसा। मतलब अच्छे खासे मैंने कोड्स प्रीव्यू करे और अच्छे खासे प्रोटोकॉल्स के, लेकिन जो यूनिस्वैप V3 का कोड है यार, वो उस जैसा नहीं है आज तक। जो कॉम्प्लेक्स मैथ्स लगाई, जो मतलब उनका कॉम्प्लेक्स थॉट प्रोसेस है उनका, तो ऑब्वियसली बात है उन्होंने 1 साल मेहनत करी, तो उसको प्रिजर्व करना चाहिए उनको। नहीं, प्रिजर्व करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बट वो जो लाइसेंस है वो एसेंशियली रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि आप उस कोड को मॉडिफाई करके कोई नई चीज भी नहीं बना सकते। ठीक है, व्हाट दे कुड हैव डन इज कि ऐसा अलाउ कर देते कि यू कैन रीयूज द कोड, बट आप इससे यूनिस्वैप का कंपेटिटर खड़ा नहीं कर सकते। अब पता है इसमें, पता है एक चीज लेकिन मेरे ध्यान में आ रही है, जैसे उन्होंने इस चीज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना, तो यूनिस्वैप V3 के अंदर प्रॉब्लम्स हैं सही, लिक्विडिटी प्रोविजन के, सही है। तो वो एक तरीके से अपने प्लेटफॉर्म को एज अ ग्राउंड यूज कर रहे हैं ताकि फ्यूचर के प्रोडक्ट्स हमारे प्लेटफॉर्म में बने। अगर मैं ना बड़ा थोड़ा वो होता हूँ कि यूनिस्वैप ने V3 के बाद ना उसको पुश नहीं किया मार्केटिंग में कि आओ लिक्विडिटी ट्रांसफर करो। यूनिस्वैप अभी भी, अगर मैं इंटरसाउंड मनी पे जाऊँ तो V2 राउटर के ज़्यादा ईथर बर्न हो रहे होते हैं V3 से। V2 पे भी ज़्यादा वॉल्यूम चल रहा है डेली का, तो यूनिस्वैप ने कभी पुश नहीं किया उसको। तो मेरे ख्याल से ना यूनिस्वैप अब शायद बहुत लॉन्ग टर्म विजन लेके आया है कि वो V3 को सिर्फ ऐसा डेक्स नहीं देख रहा, वो V3 का देख रहा है कि ग्राउंड बेस है मेरी, सही है, इसके ऊपर ना लोग अब फ्यूचर प्रोटोकॉल्स बिल्ड करेंगे। उन्होंने बहुत बड़ी प्रॉब्लम खोल दी उन्होंने लिक्विडिटी की। अच्छा, इसका एक और वजह यूनिस्वैप V3 अडॉप्ट ना होने की ये भी है कि लोग अंडरस्टैंड नहीं करते उस प्रोटोकॉल को। उन्होंने ऐसी इनोवेशन की है, लिक्विडिटी कॉन्सेंट्रेशन का फिनोमेना पहले वो सोच नहीं सकता था। एग्जैक्टली, तो वो बहुत अच्छी चीज लेके आए, लेकिन हो सकता है वक्त से ज्यादा जल्दी ले आए कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा वो कैसे यूज करें। लेकिन ब्लॉकचेन में भी तो ये अगर 2008 में चले आओ, सही है, उस टाइम भी नहीं समझ में आया ना, 10 साल बाद समझ में आ रहा है कि अब इसको यूज कैसे करना है। तो मैं बोल रहा हूँ ना कि यूनिस्वैप V3 जो है ना, वो सिर्फ अभी के लिए नहीं है, वो एक ग्राउंड बना रहे हैं अपने शायद फ्यूचर के लिए। और अगर V3 में कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विडिटी है तो ड्रास्टिक चेंज ला सकते हैं, जो कि मतलब किसी ने सोचा ही नहीं था 2 साल पहले। तो वो V4 में फिर क्या करेंगे फिर वो? तो एसेंशियली एंड गोल वही उसी जगह है, पर जो हमने अभी फाउंडेशन वाली बात की, लेकिन वो अपने खुद ही उस चीज में वो चीज कर रहे हैं। और अगर हम, मेरे ख्याल से मैं ये कहूँगा कि
वो चीज़ से मैं डिसएग्री नहीं करता एंटायरली यूनिस्वैप के डिसीजन से, और वो और कर भी कर सकते थे। हाँ हाँ, और अगर हम एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी बनाएं डिसेंट्रलाइज्ड, और हम इस तरह के प्रोटोकॉल्स यूनिस्वैप, कंपाउंड जैसे जो कि पायनियर्स हैं, उनको हम इस तरह प्रोटेक्ट करें उनके कोड को। लेकिन मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अगर ऐसे यूनिसर ने बिजनेस लाइसेंस कर लिया तो उन्होंने एक मतलब सिस्टम में लूप होल था, सही है। उन्होंने मतलब सिस्टम पे एक्सप्लॉइट नहीं करा, उन्होंने किसी को बुरा भी नहीं बोला, उन्होंने जैसे एक लाइसेंस लगा दिया वो और वो रिस्ट्रिक्शन और वो मतलब उन्होंने खुद अपना कोड ना प्रिजर्व कर लिया उन्होंने, और किसी मतलब बिना थर्ड पार्टी अथॉरिटी के। लेकिन आप अगर कंसिडर करें कि बिजनेस लाइसेंस नहीं लगाता यूनिस्वैप और ओपन सोर्स रखता तो क्या हो जाता? सुशी सर आता है सुशी, एक और सुशी स्वैप आता है, सुशी स्वैप v3। वैसे भी सुशी स्वैप तो लॉन्च कर रहा है कंसंट्रेटेड लिक्विडिटी अपने। हाँ, लेकिन देखो इसमें अब ये देखो कि अगर सुशी स्वैप यूनिस्वैप v3 के कोड को फोर्क करके सुशी स्वैप v3 ले आता, ठीक है, उससे कोई इनोवेशन नहीं होती, लिक्विडिटी फिर से फ्रैगमेंट हो जाती, ठीक है, इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं है। अब अगर वो ट्राइडेंट प्रोटोकॉल ऐसा ला रहे हैं जो कि कंसंट्रेटेड लिक्विडिटी है, लेकिन वो अपनी इनोवेशन करके लेकर आ रहे हैं, तो ये अब इनोवेशन है, ये अब हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। सही, लेकिन ये भी सब्जेक्टिव चीज़ है कि असेंशली अभी हमने ट्राइडेंट प्रोटोकॉल को देखा नहीं है, तो वी कांट से इनफ के क्या वाकई इनोवेशन ला भी रहे हैं या नहीं। हो सकता है कि असेंशली एक चीज़ है कि अगर आप कोई कॉपीराइट कोड खोलें और उस सेकंड स्क्रीन पे अपने रीराइट करें उसे, तो ये भी उस लॉ को बाईपास कर देता है। तो वी हैव येट टू सी कि ट्राइडेंट जो सुशी स्वैप है वो लेके क्या आ रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मुझे ये बताएं कि कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विडिटी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यूनिस्वैप v3 ने एक फिनोमिना कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विडिटी का इंट्रोड्यूस करवाया मार्केट में। अब सारे उसके बारे में सोच रहे हैं, राइट? अब सुशी स्वैप ने सोचा उसके बारे में और अब वो लेके आ रहा है अपना प्रोटोकॉल। तो इनोवेट क्या हुआ? कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विडिटी ही ला रहे हैं ना, उसमें इनोवेशन मेरे ख्याल से इसमें ना मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विडिटी ना एक तरीका है सोचने का, सही है। जैसे 2017 में जब प्लाज्मा का वाइट पेपर आया था, विटालिक और जोसेफ पून ने जो दिया था, तो वो एक सोचने का तरीका था प्लाज्मा कि आप ना लाइटनिंग नेटवर्क की फिलॉसफी यूज़ कर सकते हो इथेरियम पे, लेकिन उससे और भी बेहतर तरीके से, मतलब प्लाज्मा के अंदर आप प्लाज्मा के ट्रीज कर दो। बट प्लाज्मा है मतलब बेसिक आइडिया ये, बेसिक फिलॉसफी ये कि आप ना ऑफ चेन कैलकुलेशन करो और बेसिक सिक्योरिटी आपकी अंडरलाइंग ब्लॉकचेन से आ रही है। तो अब उसके ऊपर फिर बहुत सारी चीज़ें आई हैं, बहुत सारी ऑप्टिमिज्म आ गया उसके ऊपर से, उसके ऊपर फिर आपका मैट्रिक आ गया, मतलब पूरा पॉलीगॉन आपका उसी फिलॉसफी बना हुआ आपका। अब क्या है कि प्लाज्मा के अंदर ना थोड़े थे प्रॉब्लम्स, उसका विड्रॉल पीरियड सही है, उसकी कंप्यूटेशन सही है, उसके चैलेंजेस, तो वो अब जो बाकी प्रोटोकॉल्स आए ना आर्बिट्रियम वगैरह, वो सब हो ना इस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं। है वो प्लाज्मा बेस्ड ही उनकी, अगर अंडरलाइन कॉन्टेक्ट सबका प्लाज्मा बेस्ड है, लेकिन वो उस चीज़ के ऊपर ना बना रहे हैं, वो बिल्ड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये इनोवेशन में शुमार होगा कि अगर कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विडिटी सही सुशी साहब यार फिलॉसफी यूज कर रहा है, लेकिन अगर कोई इससे अच्छी बेहतर चीज लेके आता है, सही, या इसी में कोई मसला सॉल्व करके लाता है। लेट्स से मेरे ध्यान में एक बहुत छोटी सी चीज आई कि अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विडिटी करूं बिना टिक्स की कैलकुलेशन को मतलब यूज करे हुए, सही है, जो इंसान ने टिक्स का कॉन्सेप्ट दिया उससे गैस में वैसे फर्क पड़ता है उससे, सही, क्योंकि आप हर टिक क्रॉस करो तो ना आपकी गैस कंजम्पशन बढ़ रही है अगर आपकी लिक्विडिटी को मल्टीपल टिक्स क्रॉस कर रही है। तो ये एक मसला है उनके कोड में। तो अगर वो चीज़ उसको सॉल्व करते हैं, एक लेट से बिल्कुल प्लेन आपका ग्राफ है, सही है, और आप एंड यूजर और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे भी उस चीज़ को सॉल्व कर देते हैं कि आपको बस यहाँ मैनेज हो रहा है, हमने तरीका ढूंढ लिया इस चीज़ को सॉल्व करने का, तो ये इनोवेशन है फिर भी ये। अगर वो ये करते हैं, हाँ, अगर ये करते हैं तो। लेकिन मेरे ख्याल से यकीनन हम बिल्कुल ऐसे नहीं कह सकते कि वो यकीनन ऐसा करेंगे, हाँ। लेकिन इसके चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि उनको खुद से अब सोचना पड़ेगा, अब उनको बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह कंसंट्रेटेड लिक्विडिटी का प्रोटोकॉल बना सकते हैं। यकीनन वो कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन चांसेस हैं, वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। तो जिस तरह अभी इनोवेशन की बात की हमने, तो अगर यूनिस्वैप का कोड ओपन सोर्स होता और कोई भी यूज़ कर सकता है, लेकिन उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि आप एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। पता चलना चाहिए इसका कोई स्टैंडर्ड, मैं सोच नहीं सकता अभी कि किस तरह इन्फोर्स होगी ये चीज़, लेकिन पता चलना चाहिए कि यू हैव डन सम इनोवेशन और लॉजिकल सेंस बनती है कि आप हमारे कोड के ऊपर बिल्ड कर रहे हो। तो ये चीज़ बेहतर नहीं है। आई एम नॉट अपोजिंग देयर डिसीजन कि उन्होंने बिजनेस लाइसेंस लगाया, लेकिन अगर मैं उस चीज़, उन्होंने एक आइडिया पिच किया कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विडिटी का और मैं उसके ऊपर बिल्ड करना चाहता हूँ, तो वुडंट इट बी बेटर कि मैं उनका ही कोड लेके उसके ऊपर बिल्ड करूँ, बजाय इसके कि मैं पहले पूरा इस तरह से रीडिज़ाइन करूँ उस कोड को। असेंशली सेम चीज़ ही हो रही है, लेकिन
ताकि उनका लाइसेंस जो है वो वायलेट ना हो। रीराइट करूँ, उसमें मेरा टाइम जाए, उसके बाद फिर मैं उस पर इनोवेट करूँ। तो इससे पता है ऐसा हो सकता है कि यूनिसेफ अगर सुन रहा हो ऐसे कर सकते हैं वो लोग कि जैसे प्लाज्मा के कुछ बेस कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, उन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर आप इनोवेशन कर रहे होते हो, सही है, वो बेस कॉन्ट्रैक्ट प्लाज्मा नेटवर्क खड़ा करने के लिए होते हैं। तो अगर यूनिसेफ खुद को ऐसा मतलब ग्राउंड सोच रहे हैं ना, तो यूनिसेफ V4 में मतलब अगर वो ये भी कर सकता है कि वो जो एलपी कॉन्सेंट्रेटेड एलपी का कॉन्सेप्ट है ना, वो उसके एक बेस कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, सही है। उसके ऊपर जो उन्होंने इनोवेशन जो बेस, मुझे पता है इनोवेशन की क्या लगती है कि जो उन्होंने मैथ्स जो यूज़ की हुई ना वहाँ पे, बिट वाइज कैलकुलेशन जो यूज़ करी हुई है, वो सारा ना वो कॉम्प्लेक्स काम है। वो इवन हर किसी को समझने के लिए ना मतलब बहुत टाइम चाहिए, महीने महीने लग जाते हैं और उसको सही समझने में। इवन डेवलपर्स साथ साथ काम भी कर रहे होते हैं, उनको खुद भी नहीं पता होता है मतलब वैल्यूज कहाँ से आ रही है, लेकिन बस आ रही है, सही आ रही है। लॉजिक क्या है पीछे, थॉट प्रोसेस क्या था पीछे, नहीं समझ में आता। तो अगर वो उस चीज़ को प्रिजर्व करना चाह रहे हैं ना, तो वो उस चीज़ को प्रिजर्व कर लें वो। लेकिन आप एक बेस आर्किटेक्चर या बेस स्केलेटन सही है, कॉन्सेंट्रेटेड एलपी का सही है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से डिप्लॉय करते हैं या ओपन सोर्स करते हैं उनको, और फिर उसके ऊपर लोग ना उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं जिस तरीके से वो करना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल से हाँ, उनको ऐसा ही करना चाहिए, और उस कोड को वो ओपन सोर्स करते वो हैं open और source कर रहे हैं। वो यूज हो सके उसके ऊपर जो इन्होंने बनाया ना अपना हाँ, उसको वो swapping, प्रिजर्व करना है। उसको वो प्रिजर्व करना हाँ। है, बिल्कुल। तो असद, आप भी यूनिसॉफ्ट V3 के ऊपर एक प्रोटोकॉल बिल्ड कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? श्योर। बताने से पहले मैं तारीफ करना चाहूँगा हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट की, एक्सॉर्ट के, और अपनी टीम की भी, कि वी वर द फर्स्ट वंस इन द इंडस्ट्री टू मूव टू यूनिसॉफ्ट V3। हाँ। हमने सबसे पहले उसकी रिसर्च स्टार्ट की, हमने सबसे पहले उस पर प्रोटोकॉल बिल्ड करना स्टार्ट किया। तो आई वुड कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द टीम। अच्छा, इसके अलावा जिस प्रोटोकॉल की हम अभी बात कर रहे हैं, तो वॉइस स्टूडियो इज गोइंग टू लॉन्च इट्स फर्स्ट प्रोडक्ट नेम्ड यूनिपायलट। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिपायलट इज कि यूनिसॉफ्ट V3, जिस तरह हमने अभी बात की कि उन्होंने कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विडिटी का मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन वो चीज़ है बहुत बेनिफिशियल, राइट। लिक्विडिटी कॉन्सेंट्रेट, फॉर एग्जांपल आप यूनिसॉफ्ट V2 पे लिक्विडिटी प्रोवाइडर थे, राइट। यूनिसॉफ्ट V2 के बदले यूनिसॉफ्ट V3 में आप हल्की सी भी लिक्विडिटी का ऑप्टिमाइजेशन करें ना, तो यू कैन डबल योर फीस, अर्न फीस, राइट। तो अब मसला यहाँ आ रहा है कि अब मैं थोड़ा और डिटेल में बता दूं कि यूनिसॉफ्ट V2 की अगर हम बात करें, तो देयर वाज सिंगल फी टियर जो कि था 0.3%, राइट। यूनिसॉफ्ट V3 में उन्होंने क्या किया कि 3 फी टियर्स इंट्रोड्यूस करवा दिए, 0.1%, 0.3% एंड 1%। तो और ये फी टियर्स इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद ये था कि अगर आप पेयर्स होते हैं यूनिस्वैप में, राइट, ट्रेडिंग के लिए, तो अगर आपका पेयर बहुत वॉलेटाइल है, तो आप 1% फी चार्ज करें, उसका पूल बनाएं, ताकि आप अपने इम्परमेंट लॉस को कवर करके उस पर गेन्स भी हासिल कर सकें। और अगर आपका पेयर वॉलेटाइल नहीं है, तो आप 0.1% या 0.3% फी टियर की तरफ जाएं। अब एक तो ये चॉइस दे दी उन्होंने। सेकेंडली कि आप लिक्विडिटी किसी रेंज में प्रोवाइड कर सकते हैं, कि फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि ईथ में आप प्रोवाइड करें, तो आपका कैपिटल सिर्फ $2,000 से $3,000 के बीच में यूज़ हो, तो ये आपको चॉइस दे दी। जब इतने फैक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए, तो काफ़ी लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आई, और हैंस आई बिलीव द रीज़न फॉर V3 नॉट बीइंग एज एक्सेप्टेड एज V2। इसमें लिमिट ऑर्डर से भी तो फिर कॉन्सेप्ट आता है V3 में। तो ये माइग्रेशन ताकि लोगों की आसानी से हो जाए, और सेकेंडली कि अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके कुछ कॉन्स भी हैं। प्रोज ये हैं कि आपने जब लिक्विडिटी कॉन्सेंट्रेट कर दी, तो यू कैन अर्न मच हायर फीस देन V2। लेकिन कॉन्स इसके ये हैं कि आपको रीएडजस्ट करना पड़ता है कि करंट प्राइस मूव कर रही है, अगर वो आपकी रेंज से बाहर चली आती है, तो यू विल नॉट अर्न एनी फीस, तो आपको रीएडजस्ट करना पड़ता है। तो इस तरह के कुछ मसले हैं जो हमें नज़र आए यूनिसॉफ्ट V3 में, जिसकी वजह से हमने एक प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया जिसका नाम है यूनिपायलट। What यूनिपायलट डज इज इट ऑटोमेटिकली मैनेजेस योर लिक्विडिटी फॉर यू। अगर आप फॉर एग्जांपल V2 से माइग्रेट कर रहे हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज प्रोवाइड लिक्विडिटी थ्रू आवर प्लेटफॉर्म टू यूनिसॉफ्ट V3। What our protocol will do is not only choose the right optimal range for your liquidity, but also to keep readjusting as necessary। तो आपको मैनुअल मैनेज नहीं करना पड़ रहा, आपने सिर्फ द इंटरफेस इज सो सिंपल इवन कि आप सिर्फ
टोकन्स चूज करेंगे, अमाउंट डालेंगे और यू जस्ट प्रेस अ सिंगल बटन एंड यू कैन प्रोवाइड द लिक्विडिटी इन यूनिस्वैप V3। अच्छा, इसमें आपने बताया कि दो मेन चीज़ें काम कर रहा है आपका प्रोटोकॉल। एक तो वो ऑप्टिमल रेंज सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है, और फिर रीएडजस्ट कर रहा है। हाँ, Yes. सेकंड पार्ट ऑप्टिमल रेंज कैसे सेलेक्ट कर रहा है? और फिर रीएडजस्ट कैसे कर रहा है? Yes. दो सवाल। तो ये दो बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं हमारे प्रोटोकॉल के बारे में। तो ऑप्टिमल रेंज चूज करने के बहुत सारे तरीके हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। अगर आप बाइनेंस से फेमिलियर हैं, बाइनेंस सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, तो देयर आर सम मैट्रिक्स ऑन द टॉप साइड। अगर आप कोई भी पेयर चूज करें तो कुछ मैट्रिक्स होते हैं उसमें, इंक्लूडिंग जैसे मूविंग एवरेजेस का कॉन्सेप्ट है, देन देयर इज दिस बॉलिंगर बैंड्स कॉन्सेप्ट। तो मूविंग एवरेजेस में ये होता है कि आप हिस्टोरिकल प्राइसेस देखते हैं, 5 दिन की हिस्टोरिकल प्राइस, 20 दिन की हिस्टोरिकल प्राइस या 1 महीने की हिस्टोरिकल प्राइस, एंड व्हाट यू डू इज यू प्रिडिक्ट द फ्यूचर प्राइस बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा। एक ये कॉन्सेप्ट आ गया। देन देयर इज दिस बॉलिंगर बैंड्स। बॉलिंगर बैंड्स क्या करता है कि उन्हीं मूविंग एवरेजेस को यूज करते हुए दो बैंड्स बनाता है अराउंड द करंट प्राइस ग्राफ। तो वो दो बैंड्स का मकसद ये होता है कि मैक्सिमम इतनी प्राइस मूव कर सकती है एंड मिनिमम इतनी प्राइस मूव कर सकती है। तो हमारा प्रोटोकॉल जो है मॉड्यूलर है और वो सिर्फ एक स्ट्रेटजी के साथ नहीं जा रहा। मतलब मैं इस तरह नहीं बता सकता कि एक फाइनल स्ट्रेटजी नहीं है। इनिशियली व्हाट वी कैन डू, द स्ट्रेटजीज आर स्वैपेबल, तो ओवर टाइम इम्प्रूव भी होंगी, ओवर टाइम न्यू स्ट्रेटजीज भी आएंगी। फर्स्ट स्ट्रेटजी that we will use while going on mainnet will be a simple one in the sense कि आपने एवरेज प्राइस ली, आपने उस प्राइस में उस प्राइस का 20% ऊपर ऐड किया, 20% नीचे ऐड किया, तो असेंशियली आपने एक रेंज बना ली और ये रेंज जो है इस पे लिक्विडिटी प्रोवाइड हो जाएगी। अब इसमें कुछ और चीज़ें, जैसे एक जो बहुत अच्छी बात है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोटोकॉल्स के बारे में इज़ गवर्नेंस। सेंट्रलाइज सिस्टम्स में ये पॉसिबल नहीं है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स में गवर्नेंस इन द सेंस के जो हमारा टोकन है पायलट टोकन, उसके होल्डर्स वोट कर सकते हैं टू ट्वीक डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ द प्रोटोकॉल। उसमें ये जो 20% वाली मैंने एग्जांपल दी कि 20% you add into the current price and you subtract into the current price from the current price, इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं पेयर वाइज। सो फॉर एग्जांपल अगर एक वॉलेटाइल पेयर है, आपने उसके अराउंड 20% बना दी, एक नॉन वॉलेटाइल पेयर है उसके अराउंड 5% बना दी, और ओवर टाइम इनिशियली हम 20% के साथ गए, ओवर टाइम अगर बार बार किसी पेयर को रीएडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है तो गवर्नेंस के थ्रू दिस रेंज कैन बी एक्सपेंडेड और श्रिंक डाउन। अच्छा, इसमें एक सवाल ये है हाँ, कि आपने बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। पहला सवाल ये कि MVP में आप सिंपल ये कर रहे हो कि जो करंट प्राइस है उस पर 20% ऊपर और 20% नीचे, Yes. ये कर रहे हो, Yes. ठीक है। पहला सवाल ये है कि क्या फ्यूचर में आप और स्ट्रेटजीज इंट्रोड्यूस कराओगे, Yes. ठीक है, और दूसरा सवाल ये है कि क्या हर पेयर का अलग से ये मैनेज हो रहा होगा और बिल्कुल। गवर्नेंस अलग मैनेज करोगे, तो फिर तो इसका मतलब ये कि हम लोग परमिशन लेस कैसे रहे अगर हर पेयर का अलग मैनेज हो और रहा है। सेकंड इसी में ऐड कर दूं कि जो परसेंटेजेस जो तुमने सही बोली कि ऊपर नीचे मैनेज हो रही हैं, सही है, तो उसमें क्योंकि गवर्नेंस मैच करी तो फिर कूल डाउन पीरियड भी होगा, Yes. सही है। तो उसमें फिर क्या हिसाब है कूल डाउन पीरियड का? लेट्स से कि अगर एक पूल अभी मैंने प्रेडिक्ट किया, सही है, एज अ मतलब होल्डर ऑफ द पायलट टोकन, सही है, और लोग भी मेरे बिलीफ पे सही है मतलब राजी हैं कि यार ये ना मतलब ये भी एकदम से पंप मारेगा ये पूल, सही है, और हमें ना इसकी रेंज को ना मतलब सेट करना चाहिए। तो अगर कूल डाउन पीरियड एक हफ्ते का होगा, सही है, तो फिर वो बुल रन तो निकल जाएगा, सही है उसका, तो फिर उसमें कूल डाउन पीरियड का क्या फिर है जहन में कि कितना कूल डाउन पीरियड होगा उसका? सही। तो कूल डाउन पीरियड मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि यहाँ जो कूल डाउन पीरियड की बात हो रही है इट इज़ फॉर गवर्नेंस। हाँ। तो इसकी टर्म यूज़ होती है टाइम लॉक। तो टाइम लॉक में ये होता है कि बिकॉज वी वांट द कम्युनिटी टू ट्रस्ट अस, तो आप कोई भी क्रिटिकल फंक्शन जो कि प्रोटोकॉल के लिए क्रिटिकल हो, फॉर एग्जांपल दिस, हाँ। कि आप स्ट्रेटजी स्वैप कर दो और लोग फीस अर्न करना बंद कर दें, इट इज़ अ क्रिटिकल फंक्शन। तो इस तरह के फंक्शंस पे एक टाइम लॉक का फंक्शन लगा हुआ है कि आप एक्टिवेट कर दो उस फंक्शन को, then you can call that function with the specified parameters after 2 or 3 days. अभी हम जो इनिशियली कूल डाउन पीरियड के साथ जा रहे हैं दैट इज 3 days। ओके। और सेकेंडली के जो हमने बात की एडजस्टमेंट की, तो ये जो ट्वीक कर सकते हैं आपके वॉलेटाइल पेयर है या नहीं है, इसके हिसाब से जो परसेंटेज ट्वीक करने की बात हुई, दिस इज ऑल कंप्लीट पार्ट ऑफ
द स्ट्रेटेजी मॉड्यूल ऑफ आवर प्रोटोकॉल। ये पूरा मॉड्यूल चेंज हो सकता है, स्वैप हो सकता है टू अच्छा इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आपका रेंज किस तरह प्रिडिक्ट हो रहा है, जैसे अभी मैंने बताया कि हम लोग 20% ऊपर ऐड करेंगे, 20% नीचे ऐड करेंगे। दिस रेंज कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग हिस्टोरिकल डेटा एज वेल। तो उसके एल्गोरिथम्स है कुछ, जैसे स्टैटिस्टिक्स का एल्गोरिथम है, बॉलिंगर बैंड का नाम लिया मैंने, जो कि बाइनेस में होता है। इस तरह के डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं और आप पूरी स्ट्रेटेजी का मॉड्यूल स्वैप कर सकते हैं। तो ये जो स्पेसिफिक चीज़ है कि आप परसेंटेज पूल वाइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं, दैट इज स्पेसिफिक टू दिस स्ट्रेटेजी। और मेन नेट के बाद, क्योंकि अभी ये चीज़ बहुत न्यू है, यूनिस्वैप v3 प्रोटोकॉल इवन बहुत न्यू है, तो सारे अभी सीख रहे हैं। मार्केट जो है वो इनफ हिस्टोरिकल डेटा नहीं है, मार्केट उससे सीख रही है। इसी तरह हम इस स्ट्रेटेजी के साथ जा रहे हैं और ये स्ट्रेटेजी जो है टाइम के साथ इवॉल्व होगी। ठीक है, वो तो समझ में आती है जो आपने बात बताई अभी। मेरा सवाल ये है कि क्या हर पेयर का अलग से मैनेज हो रहा होगा गवर्नेंस के थ्रू? Yes. क्योंकि हर पेयर की अलग स्ट्रेटेजी होगी। अलग से स्ट्रेटेजी सेम होगी। स्ट्रेटेजी मेरा मतलब ये है कि आप हो सकता है ईथर का 20% ऊपर 20% नीचे ना रखो, आप हो सकता है ईथर का रखो, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो ऊपर जाएगा, 10% नीचे 30% ऊपर, पॉसिबल है ये चीज़, ठीक है। लेकिन आप किसी और टोकन का जो कि BTC है वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो नहीं जाएगा, तो आप उसको शायद 10% ऊपर 10% नीचे रखोगे ताकि आप और कंसंट्रेट कर दो, ठीक है। तो ये जो अलग अलग स्ट्रेटजीज होंगी ये कैसे मैनेज हो रही होंगी? ये ऐसे मैनेज हो रही होंगी कि अच्छा, इससे पहले मैं इसका आंसर करूं, मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि 20% ही हमने क्यों चूज़ किया। तो इस पे हमने रिसर्च की, हमने सिमुलेशंस रन की और इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि 20% इज़ द नंबर दैट कैन हैंडल बोथ वॉलेटाइल एसेट्स एज वेल एज नॉन वॉलेटाइल एसेट्स। इसमें एक और रिस्ट्रिक्शन भी है हमारे प्रोटोकॉल पे, दिस नंबर इज़ ट्वीकेबल ऑल्सो। तो ये रिस्ट्रिक्शन है कि एक दिन में 2 से ज़्यादा बार रीएडजस्ट नहीं हो सकता एक पेयर के लिए, बिकॉज यहाँ पे इम्परमेंट लॉस का फैक्टर आ जाता है। तो दीज आर डिफरेंट ट्रेड ऑफ्स, जिसकी वजह से ना आपको या तो एक चीज़ चूज़ करनी पड़ती है या दूसरी। अब 20% से हम स्टार्ट ले रहे हैं और ओवर टाइम हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पेयर्स के हिसाब से कि हाउ वॉलेटाइल दे आर, लोग गवर्नेंस के थ्रू खुद ही फैसला करके या तो कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे रेंजेस में या एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, तो इसमें आप फ्यूचर में कुछ मॉडल्स इंट्रोड्यूस करोगे, मशीन लर्निंग मॉडल्स जो कि प्रेडिक्ट कर रहे होंगे कि क्या प्राइस होगी? या दैट इज़ कम्प्लीटली पॉसिबल और ये बिल्कुल ये आइडिया है हमारा। स्ट्रेटेजी मॉड्यूल सेपरेट रखने का मकसद ही ये था कि आपने प्रोटोकॉल लॉन्च कर दिया, बट बिकॉज प्रोटोकॉल जैसे मैंने अभी मेंशन किया v3 इज़ फेयरली न्यू और इस पे प्रॉपर रिसर्च चल रही है। अब रिसर्च इन द सेंस कि हो सकता है हम बाद में जाके ये चीज़ फिगर आउट करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्राइस प्रेडिक्शन में बहुत अच्छी वर्क करती है। यहाँ पर हम ये फिगर आउट करें कि सिंपल स्टैटिस्टिक्स वर्क बेटर देन AI इन दिस रिगार्ड इन क्रिप्टो इंडस्ट्री। तो उसके हिसाब से ही स्ट्रेटेजी मॉड्यूल कैन बी कम्प्लीटली स्वैप्ड आउट और इसी तरह हमारा प्रोटोकॉल जो है इट इज़ डिज़ाइन टू बी इम्प्रूव्ड एज टाइम पासेस। तो ये कैसे इम्प्रूव करोगे? आप अपना प्रोटोकॉल अपग्रेड करोगे? अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज द स्ट्रेटेजी मॉड्यूल इज रिप्लेस्ड। इसमें क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने देखा होगा कि आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी जो कि लोग एक तरह से सिग्नल दे रहे होते हैं कि ये कॉइन खरीद लो, ये खरीद लो। उसमें साथ में वो एक डिस्क्लेमर ज़रूर दे सकते हैं कि ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है, NFA। तो आप जो कर रहे हो ना वो अब एसेंशियली फाइनेंशियल एडवाइस दे रहे हो, ठीक है। आप यूज़र के फंड्स के साथ एक मॉडल आपका है, वो स्टैटिस्टिक्स के ऊपर है या मशीन लर्निंग यूज़ कर रहा है, वो एक प्रेडिक्शन दे रहा है, उस प्रेडिक्शन पे प्रोटोकॉल एक्ट कर रहा है हज़ारों लोगों के पैसों के साथ, बिल्कुल, ठीक है। तो ये तो हाँ, एज आई मेंशन्ड बिफोर कि ये पूरी इंडस्ट्री जो है ना बहुत अभी इवॉल्व कर रही है, तो दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल। अच्छा, इसमें एक और बात ये भी है कि जैसे मैंने बोला कि पेयर वाइज जो आपकी रेंजेस है वो इम्प्रूव होंगी ओवर टाइम। तो अगर एक बहुत वॉलेटाइल एसेट्स है उसकी रेंज एक्सपेंड होगी
और एक बहुत नॉन वॉलेटाइल एसेट है तो उसकी रेंज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो ओवर टाइम आप ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको प्रोटोकॉल को रीएडजस्ट करने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पेयर वाइज वो इम्प्रूव करेगा। अब बार बार रीएडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ अगर हम इस चीज़ को भी देखें तो इट इज़ बेटर देन प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी इन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, राइट। तो यूनिस्वैप V2 से V3 पे सिर्फ यही बहुत बड़ा स्टेप अप है। और सेकेंडली कि अब आप ये देखें कि लोग कंफ्यूज होते हैं कि रेंज किस तरह चूज करें, राइट। आपने उस चीज़ को बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, और जो टेक्निकल यूजर्स हैं वो प्रोटोकॉल के इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं, और जो नॉन टेक्निकल यूजर्स हैं दे कैन जस्ट प्रोवाइड देयर फंड्स, और वो मल्टीपल टाइम्स फी अर्न कर सकते हैं फ्रॉम यूनिस्वैप V2। सो दैट V3 V3 V3, so that is what this protocol is all about। सही है। तो आपकी अच्छा, इसमें एक और चीज मैं जी। मेंशन करूंगा, कैप्टन्स का रोल। हम्म, सो देयर इज अ रोल कॉल्ड कैप्टन्स इन आवर प्रोटोकॉल। अब डिसेंट्रलाइजेशन को मद्देनजर रखते हुए कि सेंट्रल सिस्टम में ये होता है कि यू आर रिलाइंग ऑन समवन फॉर डूइंग एनी टास्क, कि इसी तरह अगर हम डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल्स की बात करें तो अभी उसमें most of the protocols are hybrid between decentralization and centralization। तो हम लोग एक स्टेप और फर्दर गए डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ, वो इस तरह कि जो रेंजेस एडजस्ट हो रही हैं हर पूल की, कि अगर आपने फॉर एग्जांपल ETH USDT में लिक्विडिटी प्रोवाइड की है और रेंज अब क्योंकि आउट ऑफ रेंज हुई है तो प्रोटोकॉल नीड्स टू रीएडजस्ट द रेंज। अब ब्लॉकचेन में ये लिमिटेशन है कि आप कुछ भी किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे या किसी भी मैट्रिक के बेस पे खुद ही एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते। समवन हैज़ टू इनिशिएट द ट्रांजैक्शन, और किसी को ट्रांजैक्शन भेजनी है ताकि वो रेंज रीएडजस्ट हो सके। तो इसका मैकेनिज्म हमने ये बनाया है कि एनीवन कैन सेंड दैट ट्रांजैक्शन, और उसके बदले में हम उन्हें पायलट टोकन्स में ना सिर्फ रीपे करेंगे फॉर देयर गैस फीस, बट ऑल्सो इंसेंटिवाइज देम, गिव देम अ प्रीमियम ओवर देयर गैस फीस, ताकि वो इंसेंटिवाइज हो सकें और वो रीएडजस्ट करते रहें। तो हमारा प्रोटोकॉल डिसेंट्रलाइज इस तरह है कि इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू यूनिस्वैप, सिमिलर इन द सेंस कि इट इज़ यूनिवर्सल। आप द UI इज़ ऑल्सो क्वाइट सिमिलर टू यूनिस्वैप। आपने प्लेटफॉर्म लोड किया, आपने 2 पेयर सेलेक्ट किए, आपने नॉट प्राइस, आपने कैपिटल इनपुट किया कि कितना आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे, ऑन अ सिंगल प्रेस ऑफ अ बटन आपकी लिक्विडिटी प्रोटोकॉल में चली गई। Now it is being auto managed। Auto managed कैसे हो रही है? We have open source bots as well as there is an option on the UI itself। उसमें क्या होता है कि you just press a single button if you find any pool that needs rebasing, you just press a single button, और आप सब जितने इन्वेस्टर्स हैं उस पूल के सबके लिए रेंज एडजस्ट कर देंगे। लेकिन उसमें लोग probably bots लगा के बैठे होंगे। और वेरिफिकेशन हो रही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे कि रीबेसिंग हो रही सही हो रही है। यस, इसके बारे में मैं और बताता हूँ, लेकिन कोई भी बॉट्स, दैट्स द पॉइंट कि कोई भी बॉट्स लगा है। अब यूनिस्वैप में क्योंकि एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी ऑन टॉप ऑफ इट, तो कोई भी पेयर बना सकता है, राइट। तो अब क्योंकि कोई भी पेयर बना सकता है, इसका मतलब है कि द नंबर ऑफ पेयर्स विल इंक्रीज डे बाय डे, राइट। सो प्रीमियम अर्न करने का चांस सबको मिलेगा। अगर 10 बंदे भी बॉट चलाते हैं तो सबको प्रीमियम अर्न करने का मौका मिलेगा, और इट इज़ जस्ट अनदर स्ट्रीम ऑफ इनकम, राइट। अगर आप अपने एक कैपिटल के साथ एक बॉट चला दें साइड पे, तो इवन इफ इट अर्न्स यू $10 अ मंथ, इट इज़ एन एडिशनल इनकम, राइट। सो दैट्स द पॉइंट, दिस इज हाउ आवर प्रोटोकॉल इज डिसेंट्रलाइज। सेकेंडली के क्या पूछ रहे थे? वेरिफिकेशन कि अगर आप जो बोल रहे हैं कि फ्रंट एंड सही है, एप्लीकेशन से रीबेसिंग कर सकता है सही है, तो आप बेसिकली अच्छा खासा कैपिटल इन्वेस्टर्स का आप उसको पुल करके किसी और रेंज पे लेके जा रहे हो। Yes। तो किसी और का ही पैसा है वो, तो वो जो अगर तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरिफिकेशन है कि मतलब वो रीबेसिंग सही हो रही है नहीं हो रही है करंट टेक्स के हिसाब से। यस, दैट्स द थिंग कि हम रिलाई नहीं कर रहे कि अगर फ्रंट एंड से कोई ट्रांजैक्शन सेंड कर रहा है, या फिर कैप्टन जो बॉट की बात की मैंने, किसी ने अपना बॉट रन किया हुआ है, तो वी आर नॉट रिलाइंग ऑन देम टू प्रोवाइड अस विद एन ऑप्टिमल रेंज। द रेंज इज कैलकुलेटेड ऑन चेन फॉर नाउ। इसमें क्या हो रहा है कि जो रिबेसिंग का फंक्शन है दैट एक्सेप्ट्स नो पैरामीटर। ओके,
आप वो जब करंट टिक निकाल के Yes, उसके हिसाब से 20% माइनस yes. 20% प्लस कर रहा होता है। आप सिर्फ सही ट्रांजैक्शन है। सेंड करते हैं, द प्रोटोकॉल विल नॉट रिलाई ऑन यू फॉर द ऑप्टिमल रेंजेस। और इसकी एक प्रॉपर वजह भी है कि अगर आप किसी पे मैलिशियस एक्टर अगर कोई है तो बिकॉज यू आर हैंडलिंग फंड्स फॉर अ लॉट ऑफ पीपल और फंड्स एसेंशियली मिलियंस ऑफ डॉलर्स में भी जा सकता है। अच्छा, इस पे हमने एक फाइनेंशियल स्टडी होस्ट की थी अपने ऑफिस में। उसमें हमने स्टैट्स निकाले यूनिस्वेप V3 के, और यूनिस्वेप V3 हमें पता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, राइट? द बिगेस्ट द बिगेस्ट डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। तो उसका वॉल्यूम जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाता है। सो इवन इफ वी मैनेज टू कैप्चर 10% ऑफ द मार्केट, so you can just imagine the scale of the funds we will be handling in our protocol। तो हम उसके लिए रिलाई नहीं कर सकते किसी सिंगल एंटिटी पे, किसी चाहे वो हमारे प्रोटोकॉल का इन्वेस्टर ही क्यों ना हो, रेंज के लिए। तो रेंज इज डिटरमाइंड ऑन चेन और इट इज अ कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस। आप सिर्फ ट्रांजैक्शन भेजेंगे। इफ द rebasing is really required, there is a check for that in contract as well। तो आप उससे पहले चेक कर सकते हैं कि the rebasing is required or not। अगर required है आप transaction भेजें, and if the pool rebases, the protocol will incentivize you not only for your gas fees but also a premium over that will be your sort of like a reward for rebasing। अच्छा, इसमें इसमें थोड़ी देर पहले बात की कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वॉल्यूम होता है यूनिस्वैप पे पर डे। तो अगर उसमें 10% भी कैप्चर करते हो तो कितना ज़्यादा वॉल्यूम पर डे आप हैंडल कर रहे होगे। तो और हमने इससे थोड़ी देर पहले बात भी की कि स्टैंडर्ड्स एग्जिस्ट नहीं करते डीफाई में और हैक्स बहुत होते हैं। तो आप क्या कर रहे हो कि ऐसा रोबस्ट प्रोटोकॉल बनाने के लिए जिसमें इस तरह की वल्नरेबिलिटीज ना हो? अच्छा, इससे मैं सवाल जोड़ लेता हूँ मैं, क्योंकि ना समाव कोड से रिलेटेड सवाल था मेरा भी। वो ये कि जैसे जो आपने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे स्ट्रेटजीज के, तो मॉड्यूलर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो, तो इसके लाइसेंस के बारे में क्या सोचा है? क्या लाइसेंस होगा इसका? और अगर ओपन लाइसेंस होगा तो फिर क्या फ्यूचर मिटिगेशन, अगर स्ट्रेटजीज ओपन है, अगर मैं तो डेवलपर हूँ, सही है, तो मैं शायद प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं करूँ, मैं डायरेक्ट यूनिसेप पे जाके कर लूँ, कि मेरी एक तो गैस ही बच रही है और सेकेंडली मतलब मुझे एक प्लेटफॉर्म नहीं यूज़ करना पड़ रहा है यहाँ पे, सही है। तो इसकी क्या फिर मिटिगेशन और फिर क्या स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस है तुम्हारे ध्यान में कि जो इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हाँ, हैं? दो सवाल है। तो द कोड विल बी ओपन सोर्स, कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी कॉपी भी कर सकता है अगर चाहे तो कोड जो है वो कम्प्लीटली ओपन सोर्स होगा। लेकिन द थिंग इज के इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिसर्च, सही, ठीक है। अब स्ट्रेटजीज कैन बी ऑब्सोलीट ओवर टाइम। हो सकता है ये जो स्ट्रेटजी के साथ हम जा रहे हैं इट विल नॉट परफॉर्म एज वेल, तो हम उसको इम्प्रूव करेंगे। तो ये एक कमिटमेंट है जो कि हम कर रहे हैं यूनिस्वैप कम्युनिटी के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ, यूनिपायलट कम्युनिटी के साथ, दैट वी विल कीप ऑन इम्प्रूविंग द प्रोटोकॉल। अगर कोई हमारी स्ट्रेटजी कॉपी करता है तो इन द मीन टाइम वी विल बी रिसर्चिंग ऑन अ न्यू वन। तो फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हम लोग कंटिन्यूसली इवॉल्व कर रहे हैं तो लोगों को अगर हमसे आगे जाना है तो उन्हें इनोवेट करना पड़ेगा। you will always be a step ahead of them। यस, आई होप सो। ऑडिट राइट। सो ऑडिट के बारे में मैं एग्जॉट के यहाँ पे एग्जॉट के इनोवेशन डिपार्टमेंट को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। कि अगर मैं एक्सप्लेन करूँ कि एग्जॉट के करंट स्ट्रक्चर को, तो देयर आर टू थिंग्स। फर्स्ट वन इज एग्जॉट सॉल्यूशंस डिपार्टमेंट एंड सेकंड वन इज द इनोवेशन साइड ऑफ थिंग्स। सो सॉल्यूशन डिपार्टमेंट में ये होता है कि वी हेल्प अदर ऑर्गेनाइजेशंस इनटू अचीविंग देयर विजन, राइट। सो अब इसी तरह इनोवेशंस डिपार्टमेंट भी है कि जहाँ पे हम अपने प्रोटोकॉल्स पे काम कर रहे हैं, अपनी तरफ से इनोवेट कर रहे हैं मार्केट को। फॉर एग्जांपल सॉल्यूशंस डिपार्टमेंट में ये है कि बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, so we have to rely on others to provide us with vision of what they want to execute and how they want to improve the blockchain world, right? So innovation में जो चीज़ हमें वहाँ gaps feel हुए, जो potential हम देख रहे थे blockchains को, अब हम उस पे खुद काम कर रहे हैं। तो वो काम जो है वो हम innovations में कर रहे हैं। अब secondly we have created another venture in Exort that is called Block Apex, right? सो ब्लॉक एपेक्स का मकसद ये है कि वी सॉ कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटिंग की डोमेन में इनोवेशन हो सकती है, राइट। सो वी स्टार्टेड ब्लॉक एपेक्स और
ब्लॉक एवेक्स का यूएसपी ये है कि वो सिर्फ कोड ऑडिट नहीं कर रहे, कोड ऑडिट इन द सेंस के उसमें मसले नहीं देख रहे, बल्कि आपकी बिजनेस लॉजिक भी वेरीफाई कर रहे हैं, राइट? बिजनेस लॉजिक भी वेरीफाई करें कि क्या आप जो सोच रहे थे, हैव यू अचीव दैट गोल, क्या क्या आपकी बिजनेस लॉजिक सही है, या उस पर सिमुलेशंस रन करना और वो सारी चीज़ें। और सॉरी, ब्लॉक एवेक्स को बनाने का एक मकसद ये भी था कि जो इनोवेशन में प्रोटोकॉल्स वगैरह डिज़ाइन हो रहे हैं, हम उनमें एक बहुत हाई स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकें। सो हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं ब्लॉक एपेक्स के साथ। सेकेंडली के जितने सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं हम लोग वो ले रहे हैं, लाइक वी विल हैव अनदर फर्म ऑडिट आवर कॉन्ट्रैक्ट्स, और ब्लॉक एपेक्स ना सिर्फ ऑडिट कर रही है बल्कि हमारा बिजनेस लॉजिक भी एनालाइज कर रही है। और सेकेंडली के we are trying to maintain those standards, right? So अब इसमें we cannot make sure कि I cannot 100% guarantee you कि कोई हैक नहीं हो सकता, right? अब एक piece of code है, Exactly. so अब इसमें एक और चीज़ है कि अगर हम सॉलिडिटी की बात करें, because I am a programmer, so सॉलिडिटी की बात करें तो there are some fundamental limits on what Solidity can do, right? So अगर आप बहुत basic programs बनाते हैं, for example you have created a function to add two numbers, so उसमें कोई मसला नहीं है, कोई हैक नहीं हो सकता। लेकिन जब इस तरह के आप फाइनेंशियल सिस्टम्स बनाने की तरफ जाते हैं तो वहाँ इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो जाती हैं कि there is always a possibility of a hack, but you can give your 100% to mitigate those risks. So mitigate करने के लिए जैसा कि मैंने बोला कि we are working closely in partnership with Block Apex. Secondly कि हम external auditing firms के साथ भी काम कर रहे हैं, और इसके अलावा भी we are working with our community as well in different phases of testnet launches. तो हम testnet पे launch कर रहे हैं, उसके बाद different communities के हमने focus groups बनाए, उसके साथ हम लोग testing कर रहे हैं। So we are making sure कि कोई मसला ना हो। This is all I think we can do from this side of things. I think 1:30 से ऊपर हो गया मैं, तो असद आखिरी सवाल कि आपने यूनिपायलट और सही है और अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया, तो लोग आपको कहाँ फॉलो कर सकते हैं और कहाँ पे अपडेट्स ले सकते हैं आपसे आपके प्रोजेक्ट के बारे में? जी, तो you can follow Unipilot as well as Voice Studio as well as Exhort on Twitter, Facebook, Telegram, on all social media handles, and you can follow me personally on Twitter as well. असद नहीं So हुआ है। Asad Naeem 01. ठीक है सर, it was really nice having you here. Thank Thank you you for for coming. having me here.